नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं हमारी 8वीं कक्षा का 8वां अध्याय प्रेरणा। बच्चों, क्या आपको मालूम है कि प्रेरणा किसे कहते हैं? आपने आमतौर पर अपने अध्यापकों के मुंह से मोटिवेशन शब्द तो सुना ही होगा। बेटा, मोटिवेशन और प्रेरणा दोनों का एक ही अर्थ है। प्रेरणा को ही अंग्रेजी में मोटिवेशन कहा जाता है। तो इसका अर्थ क्या होता है? प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों में कोई ना कोई प्रतिभा, कोई ना कोई योग्यता अवश्य होती है। तो एक अध्यापक या एक माँ बाप के तौर पर कोई भी व्यक्ति आप में छिपी हुई इस प्रतिभा को पहचानता है और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, आगे बढ़ने की राह दिखाता है और उस राह पर चलने में आपकी मदद करता है। तो ऐसी ही यह कहानी है जिसमें एक अध्यापिका एक गुब्बारे बेचने वाले लड़के के अंदर छिपी हुई प्रतिभा को पहचानती है, उसके जो आगे बढ़ने की इच्छा है उसको पूरा करने के लिए उसका साथ देती है और उनकी जिंदगियां संवारती है। तो आइए बच्चों, पढ़ते हैं कहानी। चौक में लाल बत्ती के होने पर हमारी गाड़ी रुकी और मेरी नजर सामने वाली सड़क पर एक 7-8 साल के लड़के पर पड़ी जो हाथ में 8-10 गुब्बारे बेचता। कभी किसी गाड़ी के पास जाता तो कभी किसी के पास। गुब्बारे बेचने की कोशिश में उसका गिड़गिड़ाना मैं उसके हाथों के संकेतों से समझ सकती थी। हरी बत्ती होने पर सामने की गाड़ियां चल पड़ी। मैंने देखा वह लड़का एक गाड़ी के पीछे भागता दूसरी तरफ आ गया और मैं इस डर से बेचैन हो रही थी कि कहीं वह किसी गाड़ी के नीचे ना आ जाए। उसने गुब्बारे दिए और पैसे ले लिए। पैसे गिनते हुए उसकी खुशी मैं उसके चेहरे के भावों से महसूस कर सकती थी। बेटा, इस कहानी को लेखिका ने अपने खुद के माध्यम से हमारे सामने रखा है। लेखिका अपनी आप बीती सुनाती हुई बताती है कि एक दिन उसने बत्तियों के पास चौराहे पर एक 8-10 वर्ष के लड़के को गुब्बारे बेचते हुए देखा और उसने देखा कि वो लड़का कितना बेबस था जो गुब्बारे बेचने के लिए गाड़ियों के आगे पीछे चक्कर लगा रहा था। और उसने ये भी देखा कि एक गाड़ी वाले ने उससे गुब्बारे लिए जिस पर बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बेटा, लेखिका ये सब कुछ दूसरी तरफ से देख रही थी क्योंकि तब वहां पर लाल बत्ती हुई थी। इतने में हमारी तरफ की भी हरी बत्ती हुई। यानी कि बेटा, हरी बत्ती का मतलब चलने का संकेत हो गया और हम भी उसी तरफ आ पहुंचे जहां वह लड़का खड़ा पैसे गिन रहा था। पहले लेखिका ने लड़के को दूसरी तरफ से देखा था। जैसे ही उनकी गाड़ी को चलने का संकेत मिला, यानी कि हरी बत्ती हुई, तो उनकी भी गाड़ी चौराहे को पार करती हुई, रास्ते को पार करती हुई उस लड़के के पास आ गई। जैसे ही हमारी गाड़ी रुकी, वह लड़का गाड़ी के पास आकर झट से बोला, मेम साहब, अपने बच्चों के लिए गुब्बारे ले लीजिए, केवल 10 रुपए में ये सारे। तभी वो लड़का जो था वो लेखिका के पास आया और गुब्बारे खरीदने के लिए विनती करने लगा। वह पारखी आंखों वाला लड़का मुझे इनकार करने का मौका दिए बिना ही तपाक से बोला, चलिए 5 में ले लीजिए, मैंने दोपहर से कुछ नहीं खाया। तो जैसे लेखिका अभी सोच ही रही थी कि वो क्या बोले, क्योंकि पहले लड़के ने कहा कि 10 रुपए में वह सारे गुब्बारे देने को तैयार है। तो लेखिका को लगा कि लड़का बहुत होशियार है, पारखी आंखों वाला बेटा, बहुत अनुभवी, बहुत एक्सपीरियंस। तो लेखिका इससे पहले कि कुछ बोल पाती, लड़के ने सारे गुब्बारे 5 रुपए में देने की ही ऑफर लेखिका को कर दी और साथ ही उसने अपनी मजबूरी भी बताई कि उसने दोपहर से कुछ भी नहीं खाया है। मैंने कहा, गुब्बारे तो मुझे नहीं चाहिए, चलो तुम्हें कुछ खिलाऊं। एक साथ खुशी और हैरानी के भाव उसके चेहरे पर आए। मैंने उसे बिस्कुट देते हुए पूछा, पढ़ते हो? बेटा, जो एक अध्यापक होता है उसे जब भी कोई बच्चा मिलता है तो उसके मन में पहली इच्छा यही पूछने की होती है कि वो कहाँ पढ़ता है, कौन सी कक्षा में पढ़ता है। तो अपने स्वभावश अध्यापिका होने के नाते लेखिका ने भी उससे यही पूछा। उसने कहा, नहीं। मैंने पूछा, पढ़ोगे? मेरी बात को अनसुना करते हुए वे बेझिझक बोला, मेरी बहन के लिए भी। मैंने मुस्कुराते हुए कुछ बिस्कुट दिए
और प्रश्न दोहराया, पढ़ोगे? लेखिका उसके साथ पढ़ाई की भी बातें कर रही थी और साथ ही साथ लेखिका ने देखा कि लड़का बहुत बेझिझक, बहुत खुले स्वभाव का था। बड़े आराम से उसने अपनी बहन के लिए भी मांग लिए। बेटा, इसमें कई बच्चों को लगेगा कि बेटा बच्चे ने आसानी से ही मांग लिए, लेकिन बेटा इसका दूसरा पहलू देखिए कि बच्चा इतना विवश था, उसने कुछ खाया नहीं था, तो उसको अपने साथ साथ अपनी बहन की भी उतनी ही चिंता थी। उसे था कि मैंने तो खा लिए, लेकिन मेरी बहन भी अभी तक भूखी होगी, इसलिए उसने बेझिझक लेखिका से अपनी बहन के लिए भी बिस्किट मांग लिए। तो जब लेखिका ने उससे पूछा, क्या तुम पढ़ोगे? तो उसने ना में सिर हिलाया, उसने इनकार कर दिया। मुझे उसका जवाब सुनकर हैरानी हुई और मैंने कहा, अरे तुम पढ़ोगे नहीं? यूं ही सारी जिंदगी ऐसे ही? उसने कोई जवाब ना दिया। शायद वह जीवन की पहली जरूरत को मुझसे ज्यादा अच्छी तरह समझता था। बेटा, जीवन की पहली जरूरत का अर्थ है पेट भरना, खाने की जरूरत, क्योंकि अगर हम खाएंगे ही नहीं तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? तो लेखिका ने देखा कि उस बच्चे ने पढ़ने से इनकार क्यों किया, क्योंकि उसे पेट भरने के लिए काम करना था। बिस्कुट खाने की उत्सुकता उसके हाथों से साफ झलक रही थी, यानी कि वो बहुत जल्दी जल्दी खा रहा था, क्यूरियोसिटी में खा रहा था। हो सकता है उसने बहुत समय पहले, जब पहले खाए ही ना हो। जब तक उसने एक बिस्कुट खाया तब तक मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। मैंने प्यार से कहा, बेटा तुम्हें पढ़ना चाहिए, कब तक तुम यूं ही? मेरी बात को बीच में ही टोक कर बोला, कौन पढ़ाएगा मुझे? तो बच्चों, ये देखिए, बच्चे की मजबूरी धीरे धीरे हमारे भी सामने आ रही है कि बच्चे ने पढ़ने से मना क्यों किया, क्योंकि उसे पढ़ाने वाला, उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाने वाला कोई था ही नहीं। मैं पढ़ाऊंगी और कमाएगा कौन? तुम्हारे पिताजी, वे नहीं हैं। तो बच्चों, लेखिका ने जब उसे ये कहा कि मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी, तो उस बच्चे का अगला जवाब था कि अगर वो पढ़ने चला जाएगा तो फिर कमाई कौन करेगा, काम कौन करेगा? तो बातों ही बातों में लेखिका को पता चला कि बच्चे के पिताजी नहीं हैं। आगे देखते हैं। और माँ, वह उधर बैठी है, इशारा करते हुए उसने कहा। उसके हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मैंने देखा कि एक औरत दयनीय अवस्था में जिंदगी के साथ जद्दोजहद करते हुए गोद में बच्चे को लिए बैठी गुब्बारे फुला रही है। अच्छा, तो तुम कमाते हो? अंदाज बदलते हुए मैंने कहा। हाँ, मेरी बहन भी। और कुछ पूछने की मेरी हिम्मत ना हुई और मैंने भरी आंखों से अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। तो बातों बातों में लेखिका को पता चला कि लड़के के पिताजी ना होने के कारण वह अपनी माँ, छोटे बच्चे, जो उसका बहन या भाई जो भी होगा, इसमें क्लियर नहीं बताया गया है, और उसकी एक बहन जो भी उसकी तरह गुब्बारे बेचती है, उन सब के लिए उसे कमाना पड़ता था। दूसरे दिन रविवार था, मुझे स्कूल से छुट्टी थी। देखो बच्चों, अगले दिन फिर इतवार आ गया, तो इतवार को सभी को स्कूल से छुट्टी होती है, लेकिन मैं जल्दी जल्दी काम निपटाकर उसी चौराहे पर पहुंची। देखो, पहली ही नजर में लेखिका को उस बच्चे से कितना लगाव हो गया। बेटा, लगाव के पीछे का भी एक कारण था कि प्रत्येक अध्यापक को पढ़ने वाले जो होशियार बच्चे होते हैं, हमेशा उनकी तलाश रहती है, और लेखिका को पहली ही बार में ये पता चल चुका था कि वो बच्चा बहुत ही ज्यादा होशियार था। बच्चे अपनी माँ के पास बैठे डबल रोटी खा रहे थे, कुछ गुब्बारे पास ही पड़े थे। तो लेखिका ने देखा कि वो लोग वहीं पर बैठे डबल रोटी खा रहे थे और गुब्बारे उनके पास ही थे। मुझे देखते ही पहचानने की चेष्टा करता हुआ मेरी तरफ एकटक देखने लगा और फिर कुछ याद करते हुए बोला, आपने मुझे कल बिस्कुट दिए थे। तो बच्चों, कितना हमें एकदम से पता चल रहा है कि लड़के की याददाश्त भी बहुत अच्छी थी। लेखिका को देखते ही वह एकदम से उसे पहचान गया। हाँ हाँ, तुमने ठीक पहचाना, मैंने कहा। मुझे पढ़ाने आई हो? नहीं, मैं तो तुमसे मिलने आई हूँ। वह हैरान था। मैं भाप गई थी कि उसे मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने बात बदलते हुए पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मनीष और मेरी बहन का नाम सीमा, मैं बोला।
तो लेखिका को देखते हुए लड़के ने उसे पहचान लिया और लेखिका से पूछने लगा कि क्या वह उसे पढ़ाने आई है। तो लेखिका ने कहा, नहीं, मैं तो तुम्हें वैसे ही मिलने आई हूँ, क्योंकि लेखिका पहले उसके साथ थोड़ा मेल जोल बढ़ाना चाहती थी, उसका विश्वास जीतना चाहती थी, इसलिए उसने उसका नाम पूछा। तो लड़के ने अपना नाम मनीष और अपनी बहन का नाम सीमा बताया। कितना सुंदर नाम है, कहते हुए मैं नीचे पैरों के बल उनके पास बैठ गई और पर्स में से 2 चॉकलेट निकालकर उनकी तरफ बढ़ाई। वह कुछ समझने की चेष्टा करता हुआ मेरी तरफ देखने लगा। यानी कि मनीष जो था उसने चॉकलेट तो ले ली, लेकिन वो समझने का प्रयास कर रहा था कि लेखिका दूसरी बार उनके पास किस मकसद से, किस लक्ष्य से आई है। मैंने कहा, खा लो। हूँ कहकर वह चॉकलेट खोलने लगा। सीमा ने झटपट चॉकलेट खानी शुरू की, मगर मनीष ने एक टुकड़ा तोड़कर माँ को देते हुए कहा, माँ खा ले, यह बहुत स्वाद होती है। तो बच्चों, इस लाइन से भी हमें पता चलता है कि मनीष कितना ज्यादा केयरिंग था, कितना ध्यान रखता था कि उसने चॉकलेट खाने से पहले अपनी माँ को दी, माँ का ख्याल रखा। आज उसने मुझे गुब्बारे खरीदने के लिए भी नहीं कहा। मैंने हौसला करके बात शुरू की तो लेखिका ने पहले उनके साथ जान पहचान की और फिर उन्हें समझाने का प्रयास किया। यहीं से बेटा प्रेरणा शुरू होती है। बच्चों, मैं जानती हूं कि इस वक्त आप मुश्किल से जीवन बसर कर रहे हो। यानी कि लेखिका ने उन्हें विश्वास दिलाया कि लेखिका को उनकी जो मुश्किल है, उनकी जो समस्या है, उसका पूरा पूरा ज्ञान है। इन हालातों से निकलने का केवल एक ही साधन है, विद्या। तो बच्चों, लेखिका वास्तव में चाहती थी, असलियत में चाहती थी कि वो बच्चे आगे बढ़े। तो उसने बच्चों को प्रेरित किया कि अगर आप इन हालातों से, इन कठिन परिस्थितियों से निकलना चाहते हो तो केवल पढ़ लिख कर ही निकल सकते हो। अगर नहीं पढ़ोगे तो बचपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, इसी तरह वक्त निकल जाएगा। नौकरी, एक घर, अच्छे कपड़े, यह बस केवल पढ़ लिख कर ही संभव हो सकता है। तो लेखिका ने बच्चों को समझाने का प्रयास किया कि हमें जिंदगी में जिस चीज की भी चाह होती है, हमारे पास अच्छी नौकरी हो, अच्छा घर हो, हम अच्छे अच्छे कपड़े पहने, तो इन सब का सल्यूशन एक ही है बच्चों, ये सब कुछ हम पढ़ लिख कर ही प्राप्त कर सकते हैं। मैडम जी, क्या सपने दिखाती हो? लेखिका की बातें सुनकर उनकी माँ बोलने लगी, इन बदकिस्मतों को कि मेरे बच्चों को आप सपने क्यों दिखा रही हो, क्योंकि इन सपनों को साकार करने के लिए, सच करने के लिए मेरे बच्चों के पास तो कोई साधन ही नहीं है। अरे, किस्मत बनाना है तो किस्मत बनाना तो अपने हाथ में होता है, और सपने देखोगे नहीं तो साकार कैसे होगे। तो लेखिका ने प्यार से उसकी माँ को समझाते हुए कहा कि किस्मत भगवान के हाथ में नहीं, इंसान के हाथ में होती है। और ये कोई बात नहीं है कि अगर हमारे पास साधन नहीं है तो हम सपने ही ना देखें, क्योंकि अगर हम सपने बड़े देखेंगे तो ही उन्हें साकार करने का प्रयत्न करेंगे। तो बच्चों, मैं सभी को, आपको भी यही प्रेरणा दूंगी कि आप सभी भी अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें, ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करें और फिर जुट जाए उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत करना शुरू कर दें। बच्चों, आप में से भी कितने ही बच्चे हैं जिनके माता पिता कठिन परिस्थितियों से निकलकर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो आपको उनका मूल्य अवश्य मोड़ना चाहिए। उनके इस, जो वो आपके लिए इतने कठिन प्रयास कर रहे हैं, उनको, आपको कठिन को अच्छे हालातों में बदलना है, और वे तभी संभव होगा जब आप अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करोगे। मैडम जी, मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। तो लेखिका को भी इस बात का ज्ञान था कि बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें सबसे पहले जरूरत हमारी है रोटी की, खाने की। तो अगर आप खाओगे नहीं तो जियोगे कैसे? और अगर बच्चे स्कूल जाएंगे तो फिर कमाएगा कौन? कोई बात नहीं, जहां पास में ही प्रेरणा सहायता सोसाइटी के अंतर्गत हम ऐसे ही बच्चों को 2 घंटे के लिए पढ़ाते हैं। मैं दोनों बच्चों को 3 बजे लेने आऊंगी। अच्छा, हम आपका इंतजार करेंगे।
आज मनीष की आंखों में अविश्वास नहीं, एक उम्मीद झलक रही थी। दोनों बच्चों ने मुस्कुराते हुए मुझे विदा किया। तो लेखिका ने उसका एक हल निकाल दिया कि आपको पूरा समय पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप दिन में केवल 2 घंटे, एक सोसाइटी है पास में, प्रेरणा सहायता सोसाइटी, उसमें आप पढ़ने आइए और हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, निशुल्क जो पढ़ाई करवाएंगे। लेखिका ने देखा कि आज जो बच्चे थे उनकी आंखों में उम्मीद झलक रही थी, उनके अंदर विश्वास पैदा हो गया कि वो भी पढ़ सकेंगे, और दोनों ने हंसते हंसते लेखिका को वहां से विदा किया। उस दिन मुझे कुछ थकान सी लग रही थी। रात को ज्वर हो गया और मुझे स्कूल से 3 दिन की छुट्टी लेनी पड़ी। तो उसी रात लेखिका को बुखार भी हो गया और वह 3 दिन स्कूल नहीं जा पाई। चौथे दिन जब मैं उनके पास पहुंची तो मुझे लगा वे मेरा इंतजार कर रहे थे। मनीष भागकर मेरे पास आया। आप उस दिन क्यों नहीं आई? उसकी नाराजगी में एक अपनापन सा था। तो लेखिका को महसूस हुआ कि वे पिछले 3 दिनों से बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। इसका पता कैसे चलता है बच्चों? जब मनीष ने भागकर लेखिका से अपनेपन में पूछा कि आप उस दिन से क्यों नहीं आई। हाँ, मैं बीमार हो गई थी। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए मैंने कहा। मैंने देखा उसने पीछे कुछ छिपा रखा था। तो देखते हैं बच्चों क्या छिपाया उसने। मैंने पूछा, जय पीछे क्या छिपाया है? कुछ नहीं। इतने में सीमा भी भागते हुए आई। मैम, आप आ गई? देखो, हमने कॉपी भी ले ली। मनीष का हाथ भी आगे करते हुए उसने कहा। तो बच्चों देखो कितनी समझदारी थी कि मनीष ने कॉपी भी ले रखी थी और वही चीज थी जो वो पीछे छिपा रहा था। वाह, ये तुमने अच्छा किया। ये कॉपी कहाँ से ली? खरीदी है, पैसों की। मनीष ने बहुत ही आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया और अपने हाथों की उंगलियों से अपने बालों को संवारते हुए बोला, चलें। यानी कि बच्चे पूरी तरह से पढ़ने के लिए तैयार थे। बच्चों, पढ़ना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अपने मन को पढ़ने के लिए तैयार करना ही सबसे बड़ी बात है, जो वो बच्चे कर चुके थे। एक विजेता की तरह मैंने कहा, चलो। माँ को बता दिया? हाँ। तो लेखिका को भी इसमें अपनी जीत का आभास हुआ। लेखिका को लगा कि वो इस काम में जीत गई है। जो वो करना चाहती थी वो अब हो रहा है। मैंने भी दूर से माँ की सहमति लेने के लिए हाथ उठाया और उधर से भी मुस्कुराते हुए मुझे हरी झंडी मिल गई। हरी झंडी मिलना बेटा, स्वीकृति मिलना, आज्ञा मिलना। तो लेखिका ने बच्चों की माँ से भी आज्ञा ले ली। माँ और बच्चों की आंखों में उम्मीद की किरण देखकर मुझे अपनी ही 2 पंक्तियां याद आ गई। तो लेखिका ने इसको समअप कैसे किया बेटा? एक कविता के माध्यम से किया है। श्रम की बस्ती से उठकर पाठशाला में जाना है, अपने हालातों से लड़कर जीवन सफल बनाना है। कि हमें मेहनत करते हुए साथ ही साथ पढ़ना भी है और अपने हालातों से, मुश्किल हालातों से लड़कर जीवन को आगे बढ़ाना है, जीवन में विजय पानी है। तभी मैंने पूछा कि मनीष, तुम्हारा क्या सपना है? तुम क्या बनना चाहते हो? तो लेखिका ने जाते जाते मनीष से पूछा कि उसका लक्ष्य क्या है। उसने पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ इशारा करते हुए कहा, वैसा बनूंगा। बहुत रोब है उसका। तो मनीष क्या बनना चाहता था बेटा? मनीष ने बताया कि वह उस सामने वाले व्यक्ति की तरह पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहता है। सीमा, तुम क्या बनोगी? मैं आपकी तरह मैडम बनूंगी, सबको पढ़ाऊंगी, सबको। तो बेटा सीमा को लेखिका का कैरेक्टर बहुत ही अच्छा लगा और उसने ठान लिया कि वह भी लेखिका की तरह ही सब बच्चों को पढ़ाने में उनकी मदद करेगी। जोर देते हुए बोली, बिल्कुल बन सकते हो अगर पढ़ोगे तो दोनों को आश्वासन देते हुए लेखिका ने कहा कि अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे तो अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करोगे। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब कुछ अभ्यास के प्रश्नोत्तर देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों हमारे प्रश्न उत्तर देखते हैं। लड़के और उसकी बहन का क्या नाम था?
लड़के का नाम मनीष और उसकी बहन का नाम सीमा था। मनीष क्या बेचकर अपना जीवन बसर कर रहा था? मनीष गुब्बारे बेचकर अपना जीवन बसर कर रहा था। गुब्बारे बेचने के पीछे मनीष ने अपनी क्या विवशता बताई? मनीष ने बताया कि उसके पिताजी नहीं है, इसलिए वह सभी का पेट पालने के लिए गुब्बारे बेचता है। पढ़ोगे पूछने पर उसने क्या उत्तर दिया? पढ़ोगे पूछने पर उसने ना में उत्तर दिया। बच्चों को किस संस्था के अंतर्गत पढ़ाने के लिए ले जाया गया? बच्चों को प्रेरणा सहायता सोसाइटी के अंतर्गत पढ़ाने के लिए ले जाया गया। मनीष और सीमा क्या बनना चाहते थे? मनीष पुलिस इंस्पेक्टर और सीमा अध्यापिका बनना चाहती थी। आप मैडम भी लिख सकते हो बच्चों। आगे हम बड़े प्रश्न देखते हैं। लेखिका ने बच्चों को पढ़ाई का क्या महत्व समझाया? लेखिका ने समझाया कि मुश्किल हालातों से निकलने का केवल एक ही तरीका है और वे है पढ़ाई। अच्छा घर, अच्छी नौकरी, अच्छे कपड़े, यह सब कुछ पढ़ लिख कर ही प्राप्त किया जा सकता है। मनीष का चरित्र चित्रण करें। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे। मनीष इस कहानी का मुख्य पात्र है। वह एक 7-8 वर्ष का लड़का है। उसके पिताजी इस दुनिया में नहीं है, इसलिए वह गुब्बारे बेचकर अपनी माँ, अपनी बहन और छोटे भाई बहन का पालन पोषण करता है। वह बहुत ही होशियार लड़का है और लेखिका से पढ़ने की प्रेरणा पाकर वह अपने आप को पढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार कर लेता है और वह पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहता है। आगे देखिए बच्चों, आपने क्या करना है जी, आपको 3 वाक्य दिए गए हैं, इन पर आपने अपने विचार लिखने हैं। कौन कौन से हैं बेटा? भीख मांगना अपराध है, सपने देखो और उन्हें सच करके दिखाओ, शिक्षा ही वह सीढ़ी है जिस पर चढ़कर मंजिल पाई जा सकती है। तो प्यारे बच्चों, यह मैं आपको अभ्यास के लिए दे रही हूँ, ये आपने स्वयं करने हैं। आगे बच्चों, मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करें। तो मैंने आपको साथ ही साथ बता ही दिए थे सबके मीनिंग। पारखी आंखों वाला बेटा, हमने शुरू में ही देखा था कि मनीष पारखी आंखों वाला लड़का था, यानी कि अनुभवी। जीवन की पहली जरूरत बेटा भोजन, ठीक है। सबको जीवन की पहली जरूरत पूरी करने के लिए सख्त मेहनत करनी पड़ती है। जीवन बसर करना बेटा ये सिंपल ही है, जीवन व्यतीत करना। सपने दिखाना बेटा, अपने अंदर प्रेरणा देना, आप लिख सकते हो प्रेरित करना, ठीक है। हमें सबको अच्छे सपने दिखाने चाहिए। हरी झंडी मिलना, अभी अभी मैंने आपको बताया, आज्ञा मिलनी या स्वीकृति मिलनी। तो बच्चों आइए अब हम विपरीत शब्द देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों नाराजगी, जब हम किसी से नाराज होते हैं, गुस्से होते हैं, नाराजगी का आएगा बेटा खुशी। अपनापन, परायापन, इनकार करना बेटा स्वीकार करना, साकार, निराकार, बदकिस्मत, खुशकिस्मत, सहमति, असहमति। आगे हमारा जो अभ्यास कार्य है बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण शब्द छांटकर सामने लिखें। सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया का अर्थ होता है किसी कार्य का होना और विशेषण का अर्थ होता है उसकी विशेषता। तो क्रिया की क्या क्या विशेषता हो सकती है बेटा? क्रिया कब हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई, क्यों हुई। तो आपको ये 4 चीजें देखनी है। सबसे पहले अपने वाक्य में देखना है कि काम क्या हो रहा है, फिर वो काम कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये आपने देखना है। तो हमारा पहला वाक्य है बेटा, मैं जल्दी जल्दी काम निपटाकर उसी चौराहे पर पहुंची। तो बेटा इसमें 2 क्रियाएं हुई हैं, काम निपटाना और चौराहे पर पहुंचना। तो इसमें क्रिया विशेषण है बेटा जल्दी जल्दी काम निपटाया गया, यानी कि क्रिया का ढंग बताया गया है, यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। वह मेरी तरफ एकटक देखने लगा। तो इसमें क्रिया है बेटा देखने लगा। कैसे देखने लगा बेटा? एकटक, यानी कि यह भी रीतिवाचक ही है। वह गाड़ी के पास आकर
झट से बोला, झट से बोला, कौन सी क्रिया हुई? बोलना। कैसे बोला बेटा? झट से, रीतिवाचक। फिर है बच्चों, मैं कल आऊंगी, आऊंगी क्रिया है, कब आएगी? कल, जानी की जगह कालवाचक क्रिया विशेषण है, इसमें समय का ज्ञान होता है। वह उधर बैठी है, बैठना क्रिया है, किस तरफ बैठी है? उधर, तो बैठने के स्थान की तरफ इशारा किया गया है, तो यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। आगे देखिए बेटा, कोष्ठक में उचित विस्मयादि शब्द बोधक आपको भरने हैं। विस्मयादि बोधक शब्द कौन से होते हैं? जिनसे हमें किसी विशेष भाव का बोध हो, खुशी, गमी वगैरह, या फिर किसी को संबोधन किया जाए। अरे तुम पढ़ोगे नहीं? तो ये तो हमने पाठ में भी देखे ही हैं। तो इसमें अरे आएगा, वह नहीं आएगा। डैश तुमने ठीक पहचाना, उफ तो आएगा नहीं, ये तो नेगेटिव सेंस में चला गया। हाँ तुमने ठीक पहचाना। डैश बड़े दुख की बात है, आहा, उफ। आहा जो शब्द है वो खुशी का संकेत देता है। यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है बेटा, कई बार आहा लिखा होता है, आहा मतलब अंदर से आहा निकलना, वो दुख का संकेत होता है, आहा खुशी का संकेत देता है। तो यहाँ दुख की बात है तो उफ शब्द लगेगा। डैश हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, तो इसमें हाय तो बिल्कुल नहीं आएगा, नेगेटिव सेंस है। अच्छा हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। डैश बहुत अच्छा किया, वाह या आह, तो मैंने आपको पहले ही बताया, तो बहुत अच्छा हुआ तो आह नहीं आएगा, ये दुख का संकेत देता है, तो यहाँ पर वाह आएगा। आगे बच्चों है नए शब्दों का निर्माण, ये आप छठी कक्षा से पढ़ते आ रहे हो। इसमें आपको केवल जोड़ के लिखना है। जब आप 10वीं में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जोड़ने के भी कुछ नियम होते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी नियम का पालन नहीं किया गया। इसमें संधि का कोई नियम नहीं है, आपको सीधे सीधे जोड़ के लिखना है। जैसे आत्म और विश्वास, आत्मविश्वास, बे और चैन, बेचैन, अनु और सरण, अनुसरण, अन और सुनी, अनसुनी, उत्सुक और ता, उत्सुकता, आत्म और रक्षा, आत्मरक्षा, बेक और कसूर, बेकसूर, अनु और कूल, अनुकूल, अनव्रत, अनव्रत, दीन और था, दीनता। प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि आप सभी को ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप बड़ी आसानी से इसका अभ्यास कार्य पूरा कर लोगे। तो बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस पाठ को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नेक्स्ट लेसन्स के वीडियो भी प्राप्त होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार बच्चों।